एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 13 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे सरयू नर्व नेशनल प्रोजेक्ट क्या है और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद गगनयान मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम रामानुजन प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर्स। देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑफ वाटर इज़ न्यूली इमर्जिंग बट इज़ ऑफ ग्रेव कंसर्न ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है मीन्स रेडियो एक्टिविटी वो होती है एक ऐसा फेनामिनन जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं तो वो एक तरह के एमिशन जो है वो एमिट करते हैं, एक वेव जिसको बोल सकते हैं वो एमिट करते हैं। उसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जनरली जो है तीन टाइप की रेडियो एक्टिव एमिशन हमें देखने को मिलते हैं: अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन। ठीक है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो गामा रेज होती हैं वो न्यूट्रल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रिलीज़ करती हैं और न्यूट्रल चार्ज की होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और उसके अलावा ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमें अर्थ के क्रस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, दो तरह के हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल तरीके से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है और मैन मेड तरीके से भी होता है। तो देखिए, जो नेचुरल तरीका है, नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इनको हम नॉर्म्स बोलते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से हो रहा है उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड सेडिमेंट्स टू द एक्वाफायर कॉज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। तो ये जो नेचुरल तरीके से हो रहा है ये क्या करता है, ये ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है, ख़राब करता है। ठीक है, और जो मैन मेड है यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो हैं, जो मैन मेड सोर्सेज हैं, उसमें जैसे न्यूक्लियर वेपन के इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो उसकी वजह से, उसके अलावा न्यूक्लियर कैलामिटीज़, न्यूक्लियर पावर हाउसेस और डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट की डंपिंग की जाती है वहाँ से भी जो है हमें रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम। ठीक है, तो ये नेचुरल जो अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं ये वो हैं यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम। ठीक है, जो कि ये भी वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं। उसके अलावा स्ट्रोनियम 90, सीजियम 137 और ऑल्सो फॉर्म बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलॉन्ग विद द न्यूमरस अननेसेसरी रेडियो आइसोटोप वेस्ट। तो देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है हमें स्ट्रोनियम और सीजियम भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये 40 के यानी ये पोटेशियम है और 7Be यानी ये बेरिलियम है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली फाउंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इन द स्लज जनरेटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जहाँ पे वाटर का जो सीवेज का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है उस प्लांट से हमें जो है ये पोटेशियम और बेरिलियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स, जिसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो भी आइसोटोप को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 है, इरिडियम 192 है। ठीक है, दैट हैंड आउट एज ए सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन। और ये जो है कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 ये गामा रेडिएशन का सोर्स है और इसका हम यूज़ जो है वो रेडियोथेरेपी वगैरह में भी करते हैं और कई इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेज में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं क्या इसके ओसेनिक सोर्सेज क्या हैं। देखिए, जो ओशन और सीज होते हैं वो नेचुरल रिस्पोजिटर्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो है हमें यूरेनियम देखने को मिलता है और ओशन और सीज में जो यूरेनियम प्रेजेंट होता है वो यूरेनिल कार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि यूरेनियम का जो एक कंसंट्रेशन है वो हमें मैरीन वाटर में देखने को मिलता है, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। जहाँ पे जो वाटर है जहाँ ज़्यादा नमकीन होता है वहाँ पे यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन है वो हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखने को मिलता है। 40 के, जिसको हम रेडियो एक्टिव पोटेशियम बोलते हैं, इज़ ऑल्सो फाउंड इन कंसिडरेबल कंसंट्रेशन इन द मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये भी हमें नेचुरल अकरिंग देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव पोटेशियम जो है ये भी हमें मरीन एनवायरनमेंट में नेचुरली देखने को मिलता है। अब बात करें कैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को जो है मेज़र किया जाता है, तो इसको देखिए, बैक्यूरल इसकी एसआई यूनिट है, बैक्यूरल या इसको क्यूरी बोलते हैं। तो बैक्यूरल या क्यूरी में इसको मेज़र किया जाता है और जो एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्व होती है उसको हम मेज़र करते हैं ग्रे से। वाइल द यूनिट सीवर्ट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन टिश्यू। और सीवर्ट के द्वारा मेज़र किया जाता है कि कोई भी रेडिएशन है ह्यूमन टिश्यू उसको कितना एब्जॉर्व कर रहा है, तो उसकी जो यूनिट है वो सीवर्ट है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है, सभी वो टाइप के वाटर्स में तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन देखने को मिलता है, लेकिन जब ये रेडिएशन जो बढ़ जाता है तो ह्यूमन हेल्थ के लिए ये हार्मफुल होता है।
ठीक है। और जो रेडियो एक्टिविटी है पीने के पानी में, अगर चेक करना है कितनी रेडियो एक्टिविटी है इसमें, उसको डिटरमाइन किया जाता है ग्रॉस अल्फा टेस्ट के द्वारा। अब बात करते हैं क्या दिक्कतें आती हैं पोल्यूशन से। तो देखिए पोल्यूशन से जो है कई तरह के सिंड्रोम हमें देखने को मिलते हैं, कई तरह की रेडिएशन इंजरी देखने को मिलती है। कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, उसके अलावा ऑस्टियोनक्रोसिस हो सकता है, कैटरैक्ट और क्रोमोसोमल डिसरप्शन। ठीक है, तो कई तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं या सिंड्रोम्स हैं वो हमें देखने को इससे मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नासा की इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन। तो देखिए नासा ने रिसेंटली जो है अपना नया मिशन लॉन्च किया है, और ये एक जॉइंट एफर्ट है। मींस नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी जो है ये इसमें दोनों साथ मिलकर काम कर रही हैं। और ये मिशन देखिए क्या स्टडी करेगा, तो द मोस्ट एक्सट्रीम एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स में उनकी स्टडी करेगा। सुपरनोवा, रेमिटेंस, सुपरमैसिव ब्लैक होल एंड डजन्स ऑफ अदर हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ब्लैक होल के साथ साथ और भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो उनकी स्टडी ये करेगा। ठीक है, और इस मिशन का जो लेंथ है वो 2 साल का होगा, और इसकी जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी वो 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर बनाई जाएगी, जो कि अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि करीब करीब जो है 40 सेलेस्टियल बॉडीज़ की एक साल में ये स्टडी कंडक्ट करेगा। अब बात करें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसके साथ और ये अपने साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और लेके जाएगा। तो देखिए 3 स्टेट ऑफ आर्ट स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो 3 तरह के जो है स्टेट ऑफ आर्ट टेलीस्कोप्स को कैरी करेगा, और ईच ऑफ 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप होस्ट ऑन 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर एंड 1 डिटेक्टर यूनिट। तो हर टेलीस्कोप में जो है एक एक्सरे मिरर देखने को मिलेगा और एक डिटेक्टर यूनिट देखने को मिलेगी, जो कि हेल्प करेगा ऑब्जर्व करने में जो पोलराइज एक्सरे होती हैं, जो कि न्यूरॉन स्टार्स के द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है एक्सरे। तो इनकी स्टडी करने में, इनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, और सुपर मैसिव ब्लैक होल को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बाई मेजरिंग द पोलराइजेशन ऑफ दीज एक्सरेज, इन एक्सरेज की पोलराइजेशन को हम मेज़र करके वी कैन स्टडी वेयर द लाइट केम फ्रॉम, कि लाइट जो है कहाँ से आई, उसकी ज्योमेट्री क्या है, और लाइट की सोर्स की जो इनर वर्किंग्स है वो क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने में ये हेल्प करेगा। द न्यू मिशन विल कंप्लीटमेंट अदर एक्सरे टेलीस्कोप्स। जिस और साथ ही क्या करेगा, ये जो नया मिशन लॉन्च किया गया, जो पहले से जो एक्सरे टेलीस्कोप जो है वहाँ प्रेजेंट हैं, तो उनको एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को जो है ये एक तरह से और कॉम्प्लीमेंट करेगा, और मीन्स उनकी और अच्छे से जो है हेल्प करेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए क्योंकि ये कई सवालों का जवाब इससे हमें जानने को मिल सकता है कि ब्लैक होल जो है वो कैसे स्पिन करता है। ठीक है, और मिल्की वे के सेंटर में अगर ब्लैक होल था, तो क्या वो पास्ट में कुछ अपने इनसाइड जो है अपने अंदर किस चीज़ों को, किस मटेरियल्स को जो है फीड किया है, अंदर ले लिया है, और क्यों जो पल्सर्स होते हैं वो इतनी ब्राइटली साइंस क्यों करते हैं एक्सरेज के सामने। ठीक है, व्हाट पावर्स द जेट ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट आर एजेक्टेड फ्रॉम द रीजन्स अराउंड द सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, तो ये इन सब सवालों का जो जवाब देने में ये सक्षम है ये मिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती, बनगंगा, रोहिणी को जो है ये एक तरह का इंटरलिंक कर देगा। ठीक है, ये नदियों को जोड़ने का काम करेगा सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के जो इलाके हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए एक सब कैनाल जो है बनाई जाएगी 6,600 किलोमीटर की, और इसको लिंक किया जाएगा मेन कैनाल से जो कि 318 किलोमीटर की है। इस प्रोजेक्ट को देखिए 1978 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो करीब करीब जो है 40 साल डिले चल रहा है ये प्रोजेक्ट। अब बात करें क्या बेनिफिट इससे मिलेगा, तो देखिए करीब 14 लाख हेक्टेयर्स के जो लैंड्स हैं तो वहाँ इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगा, जिससे 29 लाख किसानों को फ़ायदा होगा, और करीब करीब 6200 गाँव को फ़ायदा मिलने वाला है। द फार्मर ऑफ द रीजन हु वर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले इन द प्रोजेक्ट विल नाउ इमेंसली बेनिफिट। तो अब इस प्रोजेक्ट के डिले होने से जिन
जिन किसानों को नुकसान हुआ है तो अब उनको जो है फ़ायदा होने वाला है। इरीगेशन के लिए जो है वो अपने पोटेंशियल को और बढ़ा सकते हैं। दे विल नाउ बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। क्रॉप्स को जो है लार्ज स्केल पे ग्रो कर सकते हैं और जो प्रोटेक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो सरयू रिवर है, जो अपने यहाँ जिसको हम घाघरा रिवर बोलते हैं वो सरयू रिवर है। तो ये जब एंटर करती है तो ये शारदा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करती है अयोध्या में शारदा रिवर को। लोकेशन देख सकते हैं इसकी। तो देखिए सरयू जो है वो निकलती है नंदकोट से। तो नंदकोट माउंटेन से सरयू नदी निकलती है जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कापकोट, बागेश्वर और शेराघाट उससे होते हुए ये शारदा नदी में आके मिल जाती है पंचेश्वर में, ठीक है, जो कि इंडियन नेपाल बॉर्डर के आसपास पास में जो है पड़ता है। और लोअर घाघरा जिसको हम सरयू भी बोलते हैं इंडिया में, और स्पेशली वाइल इट फ्लोज थ्रू अ सिटी ऑफ अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ लेजेंडरी राम। तो देखिए अयोध्या से जो ये फ्लो करती है जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस उन्होंने इन्फॉर्म किया कि गगनयान मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे देश का पहला स्पेस स्टेशन होगा वो 2030 तक जो है लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अब देखिए गगन मिशन जो है वो एक तरह से कंडक्ट किया जा रहा है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें 3 जो फ्लाइट्स हैं वो ऑर्बिट में भेजी जाएंगी, जिसमें से 2 फ्लाइट्स जो होंगी वो अनमैन्ड होगी, मीन्स उसमें कोई भी मैन नहीं होगा, और एक होगी जो उसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, ठीक है। और गगनयान सिस्टम में जो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है और इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ठीक है। तो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिसमें एक महिला भी होगी। और उसके अलावा इट विल सर्किल अर्थ लोअर अर्थ ऑर्बिट, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है इसको प्लेस किया जाएगा जो कि हमारे धरती से करीब 300 से 400 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। विद दैट लॉन्च इंडिया विल बी इन एलाइड क्लब ऑफ नेशंस। तो देखिए अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद जो है चौथा होगा इंडिया ऐसा करने वाला कि वो जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो भेज रहा है। इसका लॉन्च जो है GSLV MK3 के द्वारा किया जाएगा, जो कि जिसको हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। ये 3 स्टेज की हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और विल बी यूज टू लॉन्च गगनयान। तो गगनयान को लॉन्च करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो नेसेसरी पेलोड की कैपेसिटी होनी चाहिए वो इसमें है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं तो ये इन्हेंस करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में, ठीक है, और यूथ को इंस्पायर करेगा। उसके अलावा गगनयान विल ऑल्सो इन्वॉल्व न्यूमरस एजेंसीज, लेबॉर्ट्रीज, डिसिप्लिन्स, इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। उसमें कई डिपार्टमेंट्स वगैरह, कई लेबॉर्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व होंगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। और कुछ अदर मिशंस के बारे में बात करें तो शुक्रयान वीनस मिशन, जिसको 2023 के लिए टारगेट किया गया है। तो शुक्रयान जो है वो वीनस के ऑर्बिट में जाएगा। तो ये इसरो का ये पहला ऐसा मिशन होगा कि जो वीनस के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये 4 साल तक के लिए उस प्लैनेट की स्टडी करेगा। उसके बाद आदित्य L1 सोलर मिशन 2022-23 के लिए रखा गया है, जो सन की स्टडी करेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोसैट के बाद जो है ये इसरो की दूसरी सैटेलाइट है एस्ट्रोसैट, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये आदित्य L1 सोलर जो मिशन जो है वो 22-23 के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा, ये सन की स्टडी करेगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन, जैसे चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, तो उसी तरह ये चंद्रयान 3 भी जो है 2022-23 तक लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं रामानुजन प्राइज़ के बारे में। देखिए रामानुजन प्राइज़ जो है वो यंग मैथमेटिशियन को मिलता है। तो इस बार जो है वो मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को, ठीक है। तो सी इज़ ए मैथमेटिशियन एट इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। देखिए कोलकाता में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में ये एक मैथमेटिशियन है। इनको ये अवार्ड जो है दिया जाएगा फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन अफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा के क्षेत्र में जो है इनके काम को देखते हुए इनको ये अवार्ड मिल रहा है। और रामानुजन प्राइज़ पाने वाली ये तीसरी महिला है, ठीक है। इनका जो सोल्यूशन था जेरेस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम के संबंध में, ए फंडामेंटल प्रॉब्लम इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री, जो कि एक बहुत टफ प्रॉब्लम है अलजेब्राइक ज्योमेट्री में, ठीक है। अर्नड हर 2014 यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो 2014 में जो है इनको ये अवार्ड मिला था, यंग साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द नेशनल इंडियन साइंस एकेडमी। बात करते हैं इस प्राइज़ के बारे में। तो देखिए रामानुजन प्राइज़ जो है वो यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो 2005 से लगातार ये दिया जा रहा है और इसको एडमिनिस्टर करने के काम करती हैं
अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, साथ में इसके साथ रहती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ठीक है, तो अब बात करें कि इस प्राइज़ के लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, इट इज़ अवॉर्डेड ऑन ए रिसर्चर फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री। तो एक डेवलपिंग कंट्री के जो रिसर्चर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है जिनकी जो उम्र है वो 45 साल से कम होनी चाहिए। और 31 दिसंबर को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जो भी मैथ के क्षेत्र में जिसका जो रिसर्च होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है तो उनको ये दिया जाता है। तो रिसर्चर्स वर्किंग इन एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस आर एलिजिबल। तो मैथ के क्षेत्र में जो भी रिसर्चर्स हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो प्राइज़ है वो 15,000 US डॉलर का प्राइज़ जो है इसमें दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। ठीक है, इनको ये भी बोला जाता है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, और इरोड गांव में हुआ था। इरोड जो कि इस समय चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, जिसको पहले हम मद्रास के नाम से भी जानते थे। तो एक फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे हार्डी। तो हार्डी ने 1913 में इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और अपने पास जो है अपने पास ये बुलाते हैं, हार्डी इनवाइट करते हैं इनको अपने पास। और रामानुजन जो है कई थियरी देते हैं, एनालिटिकल थियरी ऑफ नंबर्स और कई इलिप्टिकल फंक्शंस के लिए पे जो है इन्होंने काम किया। और होल नंबर्स, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़, यूलर कांस्टेंट, तो इन सब के लिए भी जो है इन्होंने बहुत रिसर्च किया। और इनके जो रिसर्च पेपर्स थे वो इंग्लिश और यूरोपियन जर्नल में पब्लिश किए गए। और 1918 में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो है सदस्य चुन लिया जाता है। इनकी मृत्यु देखिए अप्रैल 26, 1920 को हो जाती है और वो सिर्फ उस समय 32 साल के रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनकी मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे उनको सही से, जैसे ये वेजिटेरियन रहते हैं ना, लेकिन और जब विदेश जाते हैं तो वहाँ उनको वेजिटेरियन खाना जो है मिलता नहीं है, तो उसी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है। बाद में वो इंडिया आते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 22 दिसंबर को जो है हम नेशनल मैथमेटिक्स डे, इनके जन्म दिवस के दिन जो है हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। और जो ये प्राइज़ मिलता है रामानुजन प्राइज़, ये भी इन्हीं को जो है इनकी मेमोरी में ही दिया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।